कैसे हैं आप लोग भी? आई एम बीके मिश्रा फ्रॉम एसएस पॉइंट कोचिंग प्रयागराज। बेटा इस लॉकडाउन के दौरान तो बच्चों ने जो 11th क्लास में गए हैं, जो 11वीं में, उन्होंने तो इंग्लिश में अपना सिलेबस भी नहीं देख पाया होगा, या कुछ बच्चों ने देखा भी होगा, कुछ को जानकारी नहीं होगी, तो नहीं पढ़ाई तो कम से कम उसका सिलेबस तो हम जान लें कि हमारा सिलेबस क्या है। मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, 11th क्लास में इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में लैंग्वेज पोर्शन और लिटरेचर पोर्शन दो हमारा है 50-50 मार्क्स का। लैंग्वेज में और लिटरेचर में दोनों में 50-50 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो 10th में आपने पढ़ा है उसका अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कह लीजिए कोर्स आपका हो जाएगा। इतना लेंथी कोर्स हो गया है, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा। तो उसी हिसाब से लैबोरियस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर में आपके पास प्रोज की बुक एक होती है, पोएट्री की होती है, शॉर्ट स्टोरी की होती है। 11th क्लास में द लाइट ऑफ एशिया जो एक एपिक है, महाकाव्य, वो जोड़ा जाता है। ये सब मिलाकर के 50 मार्क्स का हो जाता है। बट जो हमारे लैंग्वेज पोर्शन होता है सेकंड पेपर, जो सेकंड पेपर में हमारा लैंग्वेज पोर्शन होता है, ये भी हमारा एग्जैक्टली कितने मार्क्स का? टोटल 50 मार्क्स का आता है। बेटा इसके पहले जो हमारी परीक्षाएं होती थी, जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे, 11th के हो चाहे 12th के हो, उनका सिस्टम कुछ और था। लेकिन 2 सालों से जो एनसीईआरटी लागू हो गया है, तो कुछ बच्चे तो एनसीईआरटी को, या बहुत से ऐसे लोग हैं वो जानते ही नहीं है। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले में दोनों की कुछ की बात कर रहा हूँ। जनरली उनको यही पता है एनसीईआरटी में क्या बदलाव हुआ है, अब किस तरह से हमारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और एग्जाम्स में कैसे आते हैं, और हमारी गवर्नमेंट का मोटो क्या है, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने का मोटो क्या है, सिलेबस क्यों चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ है, और ऐसा जो न्यू सिलेबस हमारा है उसमें बच्चों का बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। किस प्रकार से नए सिलेबस में आपका बेनिफिट है, पहले और अब में डिफरेंस क्या है, मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। बेटा जो 50 मार्क्स होता है, उस 50 मार्क्स में हम एक क्रम से आपको सिस्टम लिख देते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरा एक पार्ट है नरेशन। नरेशन जो हमारा होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये हाई स्कूल में भी था और इंटरमीडिएट में भी है। बट हाई स्कूल में जो रिपोर्टेड स्पीच में आपके 5 प्रकार के सेंटेंसेस आते थे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव। चलिए ठीक है, अब इंटरमीडिएट में ये तो है ही है, इसके साथ साथ हमारा मोनोलॉग और डायलॉग भी जुड़ जाता है इंटरमीडिएट में। मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है एकालाप, यानी एक ही बंदा बोलता है। और डायलॉग क्या होता है? वार्तालाप। वार्तालाप में 2 लोगों की जरूरत होती है, 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं। ये हमारा अब बढ़ गया इंटरमीडिएट में। इसको ये एग्जाम में हमारा 2 नंबर का पूछा जाता है। एग्जाम में इसकी जो वैल्यू है ये 2 मार्क्स की होती है। सेकंड जो चैप्टर हमारा है, सेकंड चैप्टर हमारा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब, नरेशन का मतलब क्या होता है? वक्तव्य। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। ये भी 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। सिंथेसिस में क्या है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ना, जोड़ करके एक वाक्य बनाना, यानी सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ पेपर, इंक, सब कुछ, हर चीज की बचत होती है। जैसे कविवर बिहारी के बारे में सुना है आप लोगों ने? गागर में सागर भरने वाले कवि कहे जाते हैं, यानी उनके 2 लाइन के 2 एक को एक्सप्लेन करिए तो 25 लाइन बनता है। अन्य कवियों के 2 लाइन को 2 को एक्सप्लेन करेंगे तो 10 लाइन बनेगा। और बिहारी जी को गागर में सागर, यानी वो सिंथेटिकल जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा यूज किए थे। इससे हमारा बहुत बेनिफिट
होता है बड़ी बड़ी चीजों को शॉर्ट में यूज करना। ये भी इसमें सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं और वो बताए जाएंगे क्लासेस में कैसे होते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। ये भी एग्जाम में दो नंबर का ये भी आता है एग्जाम में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इनटू अनदर फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेंटेंस के एक रूप को दूसरे में बदल देना लेकिन अर्थ में परिवर्तन किए बगैर। किसी ने कहा रीना इज ब्यूटीफुल, रीना सुंदर है। अगला कहता है रीना इज नॉट अगली, रीना कुरूप नहीं है। अगर वो कुरूप नहीं है तो 100% सुंदर है, 100% सुंदर है। बात वही हुई, मीनिंग देखिए वही है। पहले भी रीना सुंदर थी, अब भी सुंदर है, बट सेंटेंस बदल गया अफर्मेटिव से नेगेटिव। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी ने कहा इट इज द टाइम ऑफ द डे, ये दिन का समय है। अगला कहता है इट इज नॉट द टाइम ऑफ द नाइट, ये रात का समय नहीं है। और अगर रात का समय नहीं है तो 100% दिन का समय है। मीनिंग वही है लेकिन एक नेगेटिव एक अफर्मेटिव बन गया सेंटेंस। किसी ने कहा पप्पू हैज पास, पप्पू पास हो गया। अगला कहता है पप्पू हैज नॉट फेल्ड, पप्पू फेल नहीं हुआ। और अगर वो फेल नहीं हुआ तो 100% पप्पू पास हो गया। ये नहीं, मीनिंग वही है, पप्पू पहले भी पास था और अगर फेल नहीं है तो अब भी पास है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंतर्गत कई चीजें आती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में कई और टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा है रिमूवल ऑफ टू, और हमारा लिखा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हमारा है इंटरचेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हमारा है इंटरचेंजिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेक्स्ट है इंटरचेंजिंग ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ये 6 चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, उसके 6 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जनरल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, टेम्पोरल लाइफ, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 का 6 पार्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन में, और एग्जाम में ये 2 नंबर का आता है। लास्ट में हमारा 2 नंबर का आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इसे कहते हैं, यानी शब्दों का सही क्रम। शब्दों का क्रम कैसे होता है, यानी किस शब्द को कहाँ रखना चाहिए। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल को इसमें जोड़ा गया, इंटरजेक्शन नहीं है। ये सिंटैक्स में एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में कोई फॉल्ट होगी और उसको करेक्ट करना होगा, करेक्ट करके एग्जाम में लिखना होगा, वही सेंटेंस होगा। 8 नंबर का ये पूरे 8 नंबर की बहुत बड़ी ग्रामर दे दी गई है, बहुत बड़ी ग्रामर है। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन आता है वो फिर वोकैब्स का आता है। वोकैब्स में पहले सिनोनिम्स, नेक्स्ट हमारा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट हमारा आता है idioms एंड phrases, और नेक्स्ट में आता है होमोफोन्स। ये वोकैब्स पहले 2 साल पहले बोर्ड में 7 मार्क्स का आता था। 7 मार्क्स का पहले जो होता था ये आता था 1 नंबर का, ये आता था 1 नंबर का, ये आता था 1 नंबर का, ये 3 नंबर का और ये हमारा 1 नंबर का। ये पहले इस तरह से था एग्जाम में, बट अब एनसीईआरटी जो चेंज किया है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग अब कैसे चेंज हुआ है, ये आने लगा 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ये 3
20 मार्क्स का और ये 3 एसडीज है और ये भी 3 मार्क्स का। अब ये टोटल हो गया 14 मार्क्स और पहले का 7 मार्क्स। ऐसा क्यों किया गया? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एनडीए है, एयरफोर्स है, एसएससी है, बैंकिंग है, जितने एग्जाम्स हैं सब में, जैसे एयरफोर्स है, एयरफोर्स में वर्ल्ड पावर 20 मार्क्स, एनडीए में 50 क्वेश्चंस आता है, 50 में 20 क्वेश्चन केवल वर्ल्ड पावर का देता है, 30 में पूरी ग्रामर देता है। तो स्टूडेंट्स अगर 11th 12th में अच्छी जगह पढ़ते हैं, अच्छे संस्थानों में पढ़ते हैं, तो नो डाउट उन पर टीचर्स का जोर दे करके और ये 14 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस हमारा तैयार हो जाता है, which is very significant in the competitive exams. One means two birds with a single stone. एक तीर से दो शिकार होता है। कहने का मतलब बेटा कि आपको इंटरमीडिएट में इतना पढ़ा दिया जाता है कि वो जाकर के कंपटीशन में ही बैक अपना कंप्लीट कर लेता है, बैकअप देता है। वो किसी कंडीशन में आपको नेक्स्ट अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। इस तरह से बोर्ड ने इसको चेंज कर दिया है, 7 को रिमूव करके इसको 14 मार्क्स छोड़ दिया है ताकि स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए विलिंग्स हो और टीचर्स उसको पढ़ाएं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नया सिलेबस आपका 2 साल से चल रहा है। देन आफ्टर हमारा ट्रांसलेशन आता है। इसके बाद हमारा ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन में क्या प्रॉब्लम है कि ट्रांसलेशन को 3 पार्ट में बोर्ड करके देता है। पूरे यूपी में हमारे यूपी में क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट ही हमें करना है। जैसे हिंदी में आपको अगर पूजा और ये सब होता है, वैसे हमें ट्रांसलेशन के 3 पार्ट में कुछ में लिटरेचर मिक्स होता है, उसको नहीं टच करना है। फर्स्ट पार्ट ही अनिवार्य है और वो होता है ट्रांसलेशन। यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है। ट्रांसलेशन ही आपको करना है, हिंदी टू इंग्लिश। 2 साल पहले इंग्लिश टू हिंदी भी आता था, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी गई और ये हमारा 10 मार्क्स का आता है। ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का। ये हमारा 8 मार्क्स इधर हो गया, 14 इधर हो गया, 14 और 8 22 मार्क्स हो गया और 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन यानी 32 मार्क्स का अभी तक हुआ। इसके बाद तुरंत इसके बाद हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन पर ऐसे राइटिंग आती है। ऐसे राइटिंग निबंध लेखन। निबंध लेखन पहले 10 मार्क्स का आता था, अब हमारा 12 मार्क्स का आने लगा है। 12 मार्क्स का आने लगा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? जो ये मजबूरी आ गई कि ऐसे राइटिंग प्रोवाइड्स यू द बेस्ट कंपोजिशन हाउ टू राइट समथिंग। बहुत स्टूडेंट्स सोच लेते हैं ये करना है। सबसे असली जो एजुकेशन है वो लिखना है, सबसे असली। लिसनिंग, राइटिंग, लर्निंग, रीडिंग, 4 विधाएं हमारे पास हैं। 4 विधाओं में जो सबसे बड़ी विधा है वो राइटिंग की मानी जाती है। किसी चीज को लर्न कर लिए, हो सकता है भूल जाए। जो लिखना बहुत अच्छे से जान गया वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाता है, उसके अंदर स्किल पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए ऐसे राइटिंग को इनलॉर्ज करके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में प्रेसिज आता है, कुछ में कॉम्प्रिहेंशन जबरदस्त देता है। एसएससी वगैरह में तो बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन देता है उठाकर, यानी 45 मार्क्स का सीजीएल में मेंस में देता है। इसलिए ऐसे राइटिंग अभी से इंटरमीडिएट को बढ़ावा देने के लिए इसमें कोटेशंस हम लोग लिखवाते हैं। शुरू में, बिगनिंग में, मिडिल में, एंडिंग में कोटेशन लिखा कर ये बहुत अच्छे से इसमें हमारा जो यूनिक जो हमारा स्पिरिचुअल जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये हमारा ऐसे राइटिंग हुआ। 32 और 12 मिला के हो गया हमारा 44। देन आफ्टर लास्ट में हमारा जो 11th क्लास में है, तो 11th क्लास में क्या है बेटा? 11th क्लास में लेटर और एप्लीकेशन है, लेकिन 12th क्लास में लेटर एप्लीकेशन हटा करके अनसीन पैसेज दे देता है। अनसीन पैसेज ये याद रखिए, इन लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन को अब थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे रहा है बोर्ड, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसको स्किल पावर को इंप्रूव करने के लिए अनसीन पैसेज दे रहा है 12th में। बट 11th के कोर्स में जो है वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा 6 मार्क्स का होता है और ये हमारा अभी तक 44 हो गया था। और ये 6 मार्क्स का लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन है। लेटर में वही 3 होते हैं लेटर्स। आपने 10th में जैसा भी पढ़ा हो, पढ़े तो होंगे ही, बट ये 3 प्रकार के हमारे जो लेटर्स होते हैं, पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर्स। तो इन तीनों में से ऑफिशियल लेटर्स
और पर्सनल लेटर्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लेटर एग्जाम में कम आता है, इसलिए इन तीनों में से लेटर्स को रखना पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल 50 मार्क्स का आपका 50 नंबर का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस 50 नंबर के सिलेबस को ही आपको पढ़ना है। ऑर्डर भी जनरली नरेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, नरेशन के बाद फिर सिंथेसिस को ब्रेक करके ट्रांसफॉर्मेशन के 3 पार्ट बनाने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ सिंथेसिस में पहुंचने की मदद ज्यादा मिल जाए। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, तीसरी मंजिल में पहुंचने के लिए बीच वाली को टच करना होगा। माना कि पड़ोसी के यहाँ से आ गया, लेकिन हो सकता है उतरते समय जरूरत पड़ जाए सेकंड मंजिल की, इसलिए सेकंड मंजिल में ट्रांसफॉर्मेशन का 3 पार्ट पढ़ाने के बाद फिर सिंथेसिस शुरू होता है, फिर ऑर्डरली ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस एंड नो डाउट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना चाहिए ना कि हमारे सिलेबस में है क्या, एग्जाम में क्या क्या आएगा। जब वो जानकारी हमें हो जाएगी तब तो सिलेबस पढ़ेंगे ना। सिलेबस पढ़ने के लिए तैयार है और हमें आइडिया नहीं उसका कोर्स क्या है, तो ये हमारा 11th क्लास का बेटा इस इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर यानी लैंग्वेज पोर्शन मैंने आपको प्रोवाइडेड करवाया। एंड यू आर मोस्ट वेलकम in SS Point e-learning platform, and next procedures will be provided for you. Okay, that's all over. Have a nice day.